गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की इस चर्चा में 50 डेज एमसीक्यू सीरीज पर जो हमारी बातचीत चल रही है उसमें मॉड्यूल ए के लास्ट टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी कल से अगली मुलाकात से हमारी बातचीत मॉड्यूल बी पर शुरू हो जाएगी। मॉड्यूल ए का जो लास्ट टॉपिक है, इश्यूज फेसिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस टॉपिक में आपको कुछ इंडियन इकोनॉमी के अभी जो हाल फिलहाल के इश्यूज हैं जो आप देखते हैं वो दिए गए हैं, जैसे इनकम इनइक्वालिटीज है, पावर्टी हो गई, जॉबलेस ग्रोथ है, माइग्रेशन है, ऐसे सारे इश्यूज की चर्चा यहां पर की गई है। तो इस पूरे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले एमसीक्यूज के माध्यम से। मॉड्यूल वाइज हमारी बातचीत हो रही है। मॉड्यूल ए पर हमने पहले चर्चा की और मॉड्यूल ए के हर टॉपिक पर एमसीक्यू डिस्कस किया गया है। ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम एमसीक्यू के थ्रू भी कवर कर रहे हैं। इसलिए अगर आप एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सिलेबस को भी आप एमसीक्यू के थ्रू तैयार करना चाहते हैं, एमसीक्यू पर प्रैक्टिस आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड भी होने वाला है। इसलिए उसको ठीक से आप पढ़ के जाइएगा, उसको ठीक से तैयार करके जाइए, पेपर आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ईयर का एग्जाम बहुत अच्छा रहा है, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम के दोनों पेपर की बात मैं कर रहा हूं, जो अभी मई 2025 में हुआ, इसके पहले वाले एग्जाम की भी मैं बात करूं, दोनों सारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं। तो बहुत इत्मीनान से अगर आप इसको देखते चलेंगे तो इसके पहले हम लोगों ने मैकमिलन समरी सीरीज के माध्यम से आपके पूरे कॉन्सेप्ट पर चर्चा की। अब हम एमसीक्यू के थ्रू चर्चा कर रहे हैं। कल से मॉड्यूल बी की शुरुआत हो जाएगी। आज मॉड्यूल ए के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आज की शाम का सबसे पहला सवाल देखते हैं। मॉड्यूल ए का ये लास्ट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैगशिप स्कीम डायरेक्टली टारगेट पॉवर्टी एलिवेशन? पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इनमें से कौन सी स्कीम है जो डायरेक्ट टारगेट करता है पॉवर्टी को, पॉवर्टी एलिवेशन में काम आता है? पहला है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ध्यान से इत्मीनान से आंसर करिएगा भैया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना या पीएम किसान सम्मान निधि, इनमें से कौन सा होगा जो दुरुस्त आंसर होगा? आपको इस कोड से चूज करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी कह रहा है पहला दूसरा चौथा, सारे के सारे तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी कह रहा है केवल पहला और तीसरा। क्या होगा दुरुस्त आंसर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए? आप तब तक इसका आंसर करते चलिए, मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट भी बताता चलूं कि पॉवर्टी एलिवेशन होता क्या है, इस पर क्या आंसर होगा। इत्मीनान से आंसर करिएगा, माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस के आप आंसर करिए। देखिए, पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब होता है जो पॉवर्टी का इंपैक्ट है, यानी जो पॉवर्टी का असर है आपके ऊपर, उसको कम करना। ये पॉवर्टी को एकदम से खत्म करने की बात नहीं करता पॉवर्टी एलिवेशन, लेकिन ये पॉवर्टी का जो इंपैक्ट है, पॉवर्टी की जो इंटेंसिटी है, उसको कम करने के लिए सरकार जो योजनाएं बनाती है उसको हम पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स बोलते हैं। पॉवर्टी आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक इशू के रूप में यहां पर दिखाया गया है। तो क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? पॉवर्टी एलिवेशन में कौन सा प्रोग्राम काम कर रहा है? चलिए एक एक करके बातचीत कर लेते हैं भैया। मनरेगा, पहले ये नरेगा हुआ करता था, 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया और अब ये मनरेगा बन चुका है। मनरेगा एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो आपको 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ये ग्रामीण कौशल्या योजना इसलिए लाया गया था ताकि जो ग्रामीण युवक हैं जिनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच में है, उनमें कौशल विकास किया जा सके, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली ये। और चौथा है पीएम किसान सम्मान निधि। अगर आप देखेंगे तो मनरेगा एक तरीके का रोजगार योजना है जो आपको एक निश्चित रोजगार की गारंटी देता है 100 दिन की। तो रोजगार मिलेगा तो पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी की इंटेंसिटी कम होगी। वैसे ही नेशनल फूड सिक्योरिटी है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना एक स्किल जो है बेस्ड ये प्रोग्राम है सरकार का। 15 से 35 वर्ष तक के रूरल जो इसमें रूरल युवा है वो कवर होते हैं। तो ये भी अगर आप स्किल्ड होंगे तो आगे चल के जॉब मिलती है और आपके लिए पॉवर्टी का जो इंटेंसिटी वो कम होगी। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत एक निश्चित धनराशि आपको क्वार्टरली प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे के सारे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉवर्टी एलिवेशन में काम आते हैं। इसलिए आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, वो सब दुरुस्त आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं भैया। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ के बारे में सवाल पूछा गया। इनमें से कौन है जो सही तरीके से जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिया की जॉबलेस ग्रोथ को? डिक्लाइनिंग पॉवर्टी विद स्टैग्नेंट वेजेस, या राइजिंग जीडीपी विद स्टैग्नेंट ऑफ फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट रेट, या आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो कम हो जाता है, या सी कह रहा है फॉलिंग जीडीपी विद राइजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट, या जीडीपी कम होती है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, डी कह रहा है राइजिंग इन्फ्लेशन विद फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट, या आपका इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ती है और आपका जो एम्प्लॉयमेंट होता है उस देश में वो कम होता है। जॉबलेस ग्रोथ के विषय में कौन सा दुरुस्त आंसर होगा? इत्मीनान से आंसर करिए। लास्ट ईयर यहां से एक क्वेश्चन बना है, मतलब इस टॉपिक से जॉबलेस ग्रोथ से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या होता है जॉबलेस ग्रोथ, तब तक मैं आपको बताता चल रहा हूं, आप इस पर आंसर करते चलिए। देखिए, जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन उस मात्रा में वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। यानी आपकी जो बढ़ती हुई जीडीपी है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है जॉब क्रिएशन में। तो देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है,
उसकी तुलना में जॉब या तो बहुत कम बढ़ रही है या तो नहीं बढ़ रही है। मतलब जहां पर जीडीपी बढ़ रही है साथ साथ इंप्लॉयमेंट रेट भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आपका बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो है लेकिन जॉब नहीं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। भारत में ये सिचुएशन है भैया जॉबलेस ग्रोथ की। तो जॉबलेस ग्रोथ में क्या होगा, आपकी जीडीपी तो बढ़ रही होती है लेकिन आपका जो इंप्लॉयमेंट होता है वो स्टैग्नेंट होता है या वो गिर रहा होता है, या तो वहीं पर रुका हुआ है या तो इंप्लॉयमेंट रेट कम होता है जबकि जीडीपी देश की बढ़ रही है। तो भारत में ये सिचुएशन वास्तव में वर्तमान समय में है। पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया, सफिशिएंट टाइम हम लोगों ने ले लिया, जिन्होंने बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रीजन फॉर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जॉबलेस ग्रोथ का कारण क्या है। अभी पीछे हम लोगों ने समझा कि जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब जहां आपकी जीडीपी तो बढ़े लेकिन उसकी तुलना में जॉब या तो नहीं बढ़ रही या तो बहुत कम बढ़ रही है, तो ऐसे केस को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, ऐसे फिनोमिना को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। तो क्या कारण है भारत में जॉबलेस ग्रोथ का। पहला है यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव मेथड। आपके देश में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि हम लेबर इंटेंसिव मेथड का कम उपयोग करते हैं या ऐसी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही है। राइज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ वर्कफोर्स, या वर्कफोर्स में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला, वर्कफोर्स का जो नहीं इनफॉर्मलाइजेशन है, इन्फ्लेशन पढ़ रहा हूं चमकता है यहां से, राइज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है डिक्लाइन ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल। भारत के अंदर एक समस्या यह है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहां पर ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत होती है, जहां पर ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। जैसे सर्विस सेक्टर में लेबर की कम आवश्यकता होती है लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर की ज्यादा आवश्यकता होती है, मैन पावर की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर किसी देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा तो वहां जॉब ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहां पर ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। तो भारत के अंदर जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह हो गया, ये लगातार डिक्लाइन होता चला जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही स्टेटमेंट होगा जॉबलेस ग्रोथ के रीजन के पीछे। ऑप्शन ए कह रहा है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी कह रहा है केवल पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी कह रहा है ये सारे के सारे, यानी 1 2 3 सारे के सारे स्टेटमेंट जॉबलेस ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं कारण है। आंसर क्या होगा भैया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दुरुस्त आंसर क्या होगा, आंसर करते चलिए। अगर ठीक से आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आप आराम से आंसर कर पाएंगे। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जैसे सर्विस सेक्टर का बढ़ना, तो सर्विसेज में कम मैन पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पाता है सर्विस सेक्टर, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। दूसरा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, क्लियर है। अब जो वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन होगा उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री अगर कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में कम होगा, सेकेंडरी आपका जो सेक्टर है वो अगर कम डेवलप होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, इसलिए पहला दूसरा और तीसरा यानी इस क्वेश्चन पर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट मेजर्स टू काउंटर जॉबलेस ग्रोथ इज आर करेक्ट। जॉबलेस ग्रोथ को काउंटर करने के लिए, ये जो जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम है इसे कम करने के लिए, इसे काउंटर करने के लिए इनमें से कौन सा उपाय है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनाती है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मनरेगा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा लाया गया 2005 में, जब आया था तो ये नरेगा ही था, 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया और ये मनरेगा बना। तो मनरेगा को 2005 में लाया गया ताकि 100 डेज का कम से कम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके रूरल एरियाज में। दूसरा स्टेटमेंट है मेक इन इंडिया एम्स टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग शेयर्स इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरुआत किया गया ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा हो, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत में होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा भारत में, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं। तीसरा स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ लो एम्प्लॉयबिलिटी। स्किल इंडिया मिशन लाया गया, अलग अलग स्टेट भी अपने स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जैसी योजना शुरू किया गया। अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको जॉब मिलेगी, क्लियर है। क्योंकि भारत के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉयर जो स्किल चाहता है वो जो जॉब सीकर है उनके पास वो स्किल नहीं, तो स्किल का बड़ा मिसमैच हो रहा है। मैं जो आपको जॉब ऑफर कर रहा हूं उसके लिए जिस स्किल की आवश्यकता है, जो
जॉब ढूंढ रहा है उसके पास वो स्किल ही नहीं है, तो फिर हम उसे जॉब कैसे ऑफर कर पाएंगे? तो ये जो स्किल मिसमैच है ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में जॉबलेस ग्रोथ के लिए। तो जो स्किल इंडिया मिशन जैसे प्रोग्राम है ये लाए गए, इनकी वजह से क्या ये उपाय हो सकते हैं? आपको ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है जॉबलेस ग्रोथ को टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। ऑप्शन ए करा है केवल पहला, ऑप्शन बी करा है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी करा है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी करा है कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों के तीनों उपाय बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दुरुस्त आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शंस को ठीक से पढ़ेंगे तो भी आप आराम से आंसर कर पाएंगे। और अगर आपने मॉड्यूल ए की सारी यूनिट के एमसीक्यूज देखे हैं तो आपको अलग से कुछ भी और एमसीक्यूज पे कम से कम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं। एमसीक्यू पर आपको कुछ अतिरिक्त और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो मनरेगा खुद एक एम्प्लॉयमेंट जो है स्कीम है रूरल एरियाज के लिए। तो अगर आपको इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो इंप्लॉयमेंट ही लाना है हमें जॉबलेस ग्रोथ को टैकल करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत में होगा, तो वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहां पर लेबर की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ये प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। और स्किल इंडिया मिशन से आप स्किल्ड लेबर बनेंगे जहां पर जॉब आपको आसानी से मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम इससे भी कैटर की जा सकती है। इसलिए आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है व्हाट इज द टर्म फॉर माइग्रेशन वेयर इंडिविजुअल मूव टू अ सिटी फॉर वर्क बट सेंड मनी बैक होम टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। अब क्या होता है माइग्रेशन? पहले आप इसको समझिए। माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति, अमूमन हम इसको ग्रुप में देखते हैं कि जब ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर मूव करता है तो वो प्रक्रिया माइग्रेशन कहलाती है। अब ये माइग्रेशन के यानी इस मूवमेंट के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जॉब ढूंढने के लिए आप जा सकते हैं, कहीं दूसरी जगह जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, दूसरे शहर में जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी, तो वहां पर लोग मूव कर जाते हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे राज्यों के जो लेबर है, जो मजदूर हैं, वो मुंबई, दिल्ली ऐसी जगहों पर मूव करते हैं क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वहां पर उनके लिए काम ज्यादा है। तो जब ये मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। एजुकेशन की वजह से भी माइग्रेशन होता है, अगर कहीं पर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है तो आप वहां पर माइग्रेट करके चले जाते हैं। कई बार जो कंफ्लिक्ट होता है, अगर किसी स्टेट में या किसी देश में किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट है, गृह युद्ध जैसी कंडीशन बनी है, तो भी मूवमेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट की वजह से भी कई बार लोग मूव कर जाते हैं, जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर अब रहने की दशा उतनी बेहतर नहीं है, तो भी मूवमेंट हो जाता है, तो भी माइग्रेशन हो जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट जो है, और अमूमन ये टेम्परेरी मूवमेंट होता है, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं, लेकिन माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि इनमें से माइग्रेशन के लिए कौन से टर्म का इस्तेमाल होता है और किस प्रकार के माइग्रेशन के लिए? जब इंडिविजुअल अपने शहर से दूसरे शहर मूव करते हैं काम के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली तो उन्होंने काम के लिए मूव किया और अपने शहर पर वापस वो पैसा भेजते हैं। जैसा आप देखते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मजदूर जो है वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट करके वहां पर जाते हैं और वहां से अपने यहां पर पैसा भेजते हैं। तो ऐसे माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं? अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए इसको हम रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, या सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है, या रेमिटेंस ड्रिवन माइग्रेशन इसको कहते हैं, या अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, या ये अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन का मतलब है ज्यादातर ये मामला एजुकेशन, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है ज्यादातर केसेस में, जब आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या एजुकेशन के लिए या बेटर लाइफ स्टाइल के लिए आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करते हैं, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होता है जब लोग शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों में आते हैं, जैसे रिटायरमेंट हो गया तो पहले शहरों में रहते थे, अब वो रिटायरमेंट हो गया तो अपने गांव वापस चले आए, तो ये अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो गया। या कोविड जैसे सिचुएशन में आपने देखा था अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हुआ था। तो रूरल टू अर्बन टू रूरल दोनों तरीके के माइग्रेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? आप में से जिन्होंने भी इसके लिए सी आंसर किया है, रेमिटेंस ड्रिवन माइग्रेशन। रेमिटेंस का मतलब होता है जब आप पैसा कहीं पर भेज रहे होते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाता है। तो रेमिटेंस ड्रिवन है, आपके लेबर जो है वो गए किसी दूसरे शहर में, उन्होंने माइग्रेट किया, वहां वो काम करें और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए वहां से वो कुछ पैसा जब अपने यहां भेजते हैं, तो ये माइग्रेशन किया ही इसी उद्देश्य से गया था कि हम कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, इसलिए इसको बोलते हैं रेमिटेंस ड्रिवन माइग्रेशन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, आप सभी मित्रों के लिए अभी 27 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपके लिए एक ऑफर लॉन्च किया गया है। ये डबल बेनिफिट सेल ऑफर है। इसमें आपको हमारे सारे ही महापैक्स, सारे ही लाइव बैचेस पर 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस 60% डिस्काउंट के अलावा आपको 200 का एडिशनल और भी डिस्काउंट मिलेगा। उस 200 के डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना ऑगस्ट 200। इस डिस्काउंट की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है, 31 अगस्त तक ये डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। इस डिस्काउंट के बाद हमारे महापैक्स के लाइव बैचेस की फीस आपके लिए काफी कम हो जाती है। जैसे
महापैक की फीस आप देख रहे होंगे 6 मंथ के लिए अब जो फीस है वो सिर्फ 2599 है, 12 मंथ्स के लिए 3799 और 24 महीने के लिए 2 साल के लिए 5799 है। क्लियर है? तो ये सारी फीस काफी कम होगी क्योंकि इस पर अभी डिस्काउंट एप्लीकेबल है 60% तक का। 200 का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको इस महापैक में मिलेगा। 60% के लिए आपको कोई कूपन कोड यूज नहीं करना है, लेकिन अगर 200 का एडिशनल डिस्काउंट आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है। यहां पर आपको दिख रहा होगा अगस्त 200 ये कूपन कोड है। ठीक है, महापैक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसमें आपको हमारे सारे रनिंग बैचेस, सारे अपकमिंग पेड बैचेस का एक्सेस मिलता है। एडिशनल मॉक टेस्ट आपको महापैक्स में मिलते हैं। इसके अलावा ई बुक का एक्सेस भी आपको महापैक में मिलता है। जेआईबी के अलावा आपके लिए जेआईबी और सीआईबी का कंबाइंड महापैक भी अवेलेबल है। कंबाइंड महापैक में आप जेआईबी और सीआईबी दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने जेआईबी क्वालिफाई किया, आप तुरंत सीआईबी की प्रिपरेशन करने में जुट जाते हैं, तो सीआईबी के लिए आपको अलग से कोई भी बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये कंबाइंड महापैक ले रखे हैं तो। कंबाइंड महापैक की फीस भी इस दौरान काफी कम हो गई है। कंबाइंड महापैक आपको 2 वैलिडिटी में मिलेंगे, 1 ईयर और 2 ईयर। इन पर भी 60% का डिस्काउंट एप्लीकेबल है। इसमें भी आप 200 का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं अगस्त 200 कूपन कोड का इस्तेमाल करके। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ये याद रखिएगा भैया। अभी आपके लिए सारे जो डिस्काउंट्स हैं वो अभी एप्लीकेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन हेल्प मैनेज एक्सेसिव माइग्रेशन एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन अर्बन रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा उपाय है जो एक्सेसिव माइग्रेशन को कम कर सकता है और अर्बन एरिया में रिसोर्सेज पर जो प्रेशर पड़ता है उसको कम कर सकता है? इनकरेजिंग रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ज्यादातर जो आपका माइग्रेशन होता है वो रूरल टू अर्बन होता है, जॉब के लिए, शिक्षा के लिए, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। तो जब आप रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं तो जहां पर आप जा रहे हैं, जिसको हम रिसीविंग लोकेशन कहते हैं, या जो डेस्टिनेशन आपके माइग्रेशन का, वहां के रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों की आवश्यकताएं वहां पर पूरी करने के लिए वहां के रिसोर्सेज पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है। तो इस रिसोर्सेज पर जो प्रेशर है उसको कैसे कम किया जा सकता है, जो एक्सेसिव माइग्रेशन उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्या उपाय किया जा सकता है? अगर आप रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएं, रूरल एरिया में अगर आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें तो लोग माइग्रेशन नहीं करेंगे, एक ये उपाय हो सकता है। बी कहा जा रहा है रिमूविंग माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस टू अलाउ फ्री मूवमेंट, या माइग्रेशन पे अगर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन है उसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए और फ्री माइग्रेशन, फ्री मूवमेंट को अलाउ किया जाए। सी कह रहा है रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया जाना चाहिए। डी कह रहा है इंक्रीजिंग अर्बन एक्सपेंशन विदाउट रिसोर्स मैनेजमेंट, या आप शहरों को बढ़ाइए बिना किसी रिसोर्स मैनेजमेंट के। क्या होगा दुरुस्त आंसर? अब इसको ऑप्शन ही अगर आप ठीक से पढ़ेंगे देखेंगे तो इसका आंसर बहुत इत्मीनान से आप कर सकते हैं। एक एक करके देखते चलते भैया। अगर आप अर्बन एक्सपेंशन लगातार करते चले जाएंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो रिसोर्स पर प्रेशर पड़ेगा और वो रिसोर्सेज बहुत जल्दी आपके लिए समाप्त भी हो जाएंगे। तो डी तो आपका ऑप्शन बनेगा नहीं। अगर आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो रूरल में डेवलपमेंट कम हो पाएगा, डेवलपमेंट कम होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड खराब होगा, जिसकी वजह से अब वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर चीज में खराब होगा। माइग्रेशन बढ़ेगा ना कि कम होगा। माइग्रेशन बढ़ेगा तो अर्बन एरिया पे प्रेशर भी बढ़ेगा। रिमूविंग माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस, हमें माइग्रेशन को रोकना है, ना कि माइग्रेशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उनको रिमूव कर देंगे तो और ज्यादा माइग्रेशन होगा, जिससे माइग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, ना कि वो कम होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका जो दुरुस्त आंसर होगा, आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है, अगर हम रूरल एरियाज में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे तो वहां के लेबर को वहीं पर जॉब मिल जाएगी और उन्हें माइग्रेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर। बहुत सुंदर भैया, आप में से जिन्होंने भी ये आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में इनमें से कौन सा डिफरेंस बता रहा है? क्लियर है? पहले मैं आपको रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी बता देता हूं, फिर हम लोग इसके आंसर की तरफ जाएंगे, आप आराम से आंसर कर लेंगे। देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी एक तरीके की तुलनात्मक पॉवर्टी होती है। जब हम दो व्यक्तियों के बीच में गरीबी की तुलना करते हैं तो ये रिलेटिव पॉवर्टी होती है। यानी अगर एक समाज है, जैसे इसकी तुलना हम किसी ग्रुप में भी कर सकते हैं, किसी सोसाइटी में कर सकते हैं, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में करते हैं, तो अगर हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है। यानी अगर एक व्यक्ति की औसत आय कुछ और है, दूसरे व्यक्ति की औसत आय कुछ और है, या किसी समाज में एवरेज इनकम इतनी है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की अगर कोई एवरेज इनकम है, उस एवरेज इनकम से अगर आप कम अर्न कर पा रहे हैं तो ये कहलाता है रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे हर व्यक्ति के पास जीवन जीने की सारी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन किसी के पास वो औसत इनकम आ रही, किसी के पास वो औसत इनकम से कम आ पा रही है, तो ऐसे केस में हम उसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तुलनात्मक गरीबी होती है जहां पर एक व्यक्ति से या एक समाज से दूसरे समाज की तुलना की जाती है। और का दूसरा जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है जहां पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपने लिविंग, अपने जीवन जीने के लिए, जो बेसिक नीड है, जो फंडामेंटल नीड्स है, अगर आप वही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो ये कहलाता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
ये किसी से तुलना नहीं हो रही है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहां पर आप अपनी बेसिक नीड को भी फुलफिल करने में असमर्थ हो रहे हैं, आपकी फंडामेंटल नीड्स भी नहीं पूरी हो पा रही। इसको मेजर करने के लिए एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाती है। अगर आप उस पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी के ऊपर, आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं। तो जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी फंडामेंटल नीड्स को ही नहीं पूरी कर पा रहा है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाता है। भारत में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, ना कि रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है, जहां सबके पास जीवन जीने के लिए सारी चीजें मौजूद तो हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो कम और ज्यादा है। तुलनात्मक रूप से जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों ने शर्ट पहन रखी है, एक ने 2000 की शर्ट पहनी, एक ने 500 रुपए की शर्ट पहनी है, तो यहां पर हम अगर दूसरे की तुलना करेंगे एक दूसरे से, तो जो 500 रुपए की शर्ट पहना है वो उसकी तुलना में गरीब माना जाएगा। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप अपनी फंडामेंटल नीड्स को ही पूरी नहीं कर पा रहे। चलिए अब आंसर करिए भैया। एक कह रहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी फोकस ऑन इनकम इनइक्वालिटी, व्हाइल रिलेटिव पॉवर्टी फोकस ऑन लैक ऑफ बेसिक सर्विस। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कह रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी है, आपके पास इनकम ही अपर्याप्त है, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी फोकस करता है लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज। बी कह रहा है रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑलवेज टेम्परेरी, जबकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी परमानेंट होती है। रिलेटिव पॉवर्टी टेम्परेरी नेचर की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी परमानेंट होगी। सी कह रहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ओनली मेजर्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, व्हाइल रिलेटिव पॉवर्टी इज ग्लोबल कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। डी कह रहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज फिक्स्ड इन स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज, व्हाइल रिलेटिव पॉवर्टी वेरीज बाय सोसाइटी। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है एक फिक्स स्टैंडर्ड होती है अक्रॉस द सोसाइटी, मतलब एक निश्चित स्टैंडर्ड आपने तय, एक पॉवर्टी लाइन तय कर दी, उसके नीचे अगर आप हैं तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में माने जाएंगे, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी वेरी करती है सोसाइटी टू सोसाइटी, है ना। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। पॉवर्टी से क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? अभी हम लोगों ने पीछे इसका डिस्कशन किया है, आप मित्रों में से जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑन अ रिसीविंग कंट्रीज फिजिकल। रिसीविंग कंट्री का मतलब होता है या रिसीविंग लोकेशन का मतलब होता है जहां आप माइग्रेट करके जा रहे हैं। तो जहां पर आप माइग्रेट करके जा रहे हैं उसके फिजिकल बजट पर क्या असर पड़ेगा अगर वहां पर लार्ज स्केल में माइग्रेशन हो रहा है। इट ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट, इसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। या इट प्लेसेस प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विस बट कैन ऑल्सो बूस्ट टैक्स रेवेन्यू एंड रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट ऑन द लॉन्ग टर्म। या आपका इमीडिएट तो वहां पर प्रेशर जरूर बढ़ेगा, पब्लिक सर्विस पर प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो टैक्स रेवेन्यू आपका ज्यादा होगा। भाई जो माइग्रेट करके जा रहा है वो वहां कमाएगा तो आपको टैक्स भी पे करेगा, तो तुरंत तो आपकी पब्लिक सर्विस पर एक प्रेशर पड़ेगा, लेकिन वो आपको आने वाले दिनों में टैक्स के रूप में इनकम आपकी अर्न करके देगा, आपको टैक्स वो पे करेगा, जिससे आपका फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, कम होगा। सी कह रहा है इट रिड्यूसेस द नीड फॉर पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। या ये पब्लिक स्पेंडिंग को कम करेगा हेल्थ केयर और एजुकेशन पे। क्या ऐसा होगा वास्तव में? डी कह रहा है इट रिजल्ट इन द कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। जो वेलफेयर सर्विसेज है उनकी कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन इसके परिणाम स्वरूप होंगे। क्या होगा दुरुस्त आंसर? फिजिकल डेफिसिट पर अगर हम देखें, अगर लार्ज स्केल में माइग्रेशन हो रहा है तो एक एक करके बातचीत कर लेते हैं भैया। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कतई नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगी हेल्थ केयर पर और एजुकेशन पर, ना कि कम होगी, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। आपका जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बढ़ेगा। तुरंत तो आपके पब्लिक सर्विस पर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में अगर हम इसे देखेंगे तो जो व्यक्ति वहां पर अर्न करेगा वो आपको टैक्स पे करेगा वहां की गवर्नमेंट को, और उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएगा, जिससे फिजिकल डेफिसिट कम होगा। तो जो दुरुस्त आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर भैया, आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया, दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एज पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया। ये जो क्वेश्चन बना ये इनकम इनइक्वालिटी से बना, आय में असमानता से बना है। इसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट है इनकम इनइक्वालिटी। तो वर्ल्ड बैंक इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो 2022 आई है उसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इंडिया के विषय में सही स्टेटमेंट है ना, जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें उसका चुनाव करना है। टॉप 10% ऑफ इंडियंस अर्न मोर देन 57% ऑफ नेशनल इनकम, या बॉटम 50% अर्न लेस देन 13% ऑफ नेशनल इनकम, या वेल्थ इनइक्वालिटी इज मच हायर देन इनकम इनइक्वालिटी। क्या होगा दुरुस्त आंसर? अब ये डेटाबेस क्वेश्चन है भैया, इसका डेटा आप याद करिएगा, ये आपकी बुक से ही सवाल बना हुआ है।
इसका डेटा आप याद करिएगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही स्टेटमेंट होगा इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। तो डेटा इसका याद कर लीजिएगा। इनकम इनइक्वालिटी मतलब अगर भारत में देखें तो भारत में एक बड़ी समस्या ये है कि इनकम कहीं ना कहीं सेंट्रिक है, यानी देश की बड़ी इनकम देश के कुछ प्रतिशत लोगों के पास जा रही है। जैसे यहां पर है टॉप 10% इंडियन जो है वो अर्न कर रहे हैं 57% से ज्यादा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का 57% टॉप 10% के पास ही जा रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। जो बॉटम जो नीचे से 50% है वो 13% से भी कम अर्न कर पा रहे हैं। और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो ज्यादा हायर है इनकम इनइक्वालिटी से। तो इनकम इनइक्वालिटी तो है भारत में, लेकिन उससे ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी है। वेल्थ का मतलब जो संपत्ति है, किसी के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में संपत्ति है, किसी के पास कम है। तो यहां पर दुरुस्त आंसर क्या होगा भैया, आप में से जिन्होंने भी 1 2 3 यानी डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया। ये डेटा याद रखिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज के लिए 9 क्वेश्चंस थे जो आपके लिए डिस्कस किए गए। मॉड्यूल ए हर एक टॉपिक पर हमने एमसीक्यू डिस्कस किया, विधिवत हमारी बातचीत हुई है। अब हम आगे चर्चा करेंगे मॉड्यूल बी से, जो कल से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया भैया कि हमारे सारे ही बैचेस पर आपके लिए 31 अगस्त तक 60% तक का डिस्काउंट है और 200 का एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप कूपन कोड यूज करते हो अगस्त 200। ये डिस्काउंट पीछे मैंने आपको बताया महापैक्स पर है, चाहे वो जेआईबी का महापैक हो, सारे ही वैलिडिटी वाले महापैक या कंबाइंड महापैक हो, सब पर होगा। इसके अलावा जो हमारे इंडिविजुअल बैचेस हैं उन पर भी ये आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। आपके लिए एक फाउंडेशन बैच अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया, बिल्कुल नया बैच है, ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच। दूसरा है जेआईबी एमसीक्यू बैच। ये बेहद इंपॉर्टेंट बैच आपके लिए भैया, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू और फाउंडेशन दोनों की क्लासेस मिलेंगी। इनके अलावा अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फीस काफी कम हो गई है क्योंकि इस पर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है। तो आज के लिए इतनी ही बात रखते हैं। आप में से जो भी मित्र मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड पर को स्कैन करके आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपके इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सारे सवालों का जवाब मैं यहीं पर देता हूँ। ये सारी फैसिलिटीज आपको रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर मिलती हैं। आप कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं एग्जाम के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तैयारी के बारे में, सारी बातचीत हमारी यहाँ पर होती है। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी बात रखते हैं, कल मिलते हैं। मॉड्यूल बी पर एमसीक्यू की शुरुआत करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।